फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रुद्राज ने अपनी कार अभी पुल पर नहीं चढ़ाई थी कि सामने का नज़ारा देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने फौरन अपनी कार के ब्रेक पर पैर रखा, जिस वजह से कार के ब्रेक जोर से चरचराए। वो अपनी कार से निकलकर पुल की रेलिंग की तरफ भागा और सामने वाले इंसान को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे खींचा। ये क्या कर रही हैं आप? किसी भी प्रॉब्लम में घबरा कर ये काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। उसने अपने गुस्से से लाल पड़ते चेहरे से उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन तभी वो बेहोश होकर उसकी मजबूत बाजुओं में झूल गई। रुद्राज के होश उड़ गए। उसने हैरान होकर उस लड़की को देखा, फिर इधर उधर देखा, कहीं कोई नजर ना आया। उसने कुछ सोचकर उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लेटाया और चल पड़े अपने घर की ओर। रुद्राज कुछ सोचकर राठौर मेंशन की बिल्डिंग की तरफ जाने की बजाय अनेक्सी में ले आया, जो उनकी बिल्डिंग से थोड़ा साइड में बनी हुई थी। चलते चलते उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था घर पर आने के लिए। रुद्राज ने वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाकर कहा, डॉक्टर यहाँ आए तो उनको उधर ही ले आना। जी साहब, गार्ड ने सर झुकाकर कहा। रुद्राज जाते जाते फिर बोला, आंटी कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, गार्ड ने जवाब दिया। रुद्राज अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके पीछे की तरफ आया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ चला गया। बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को रुद्राज ने अब इत्मीनान और ध्यान से देखा, जो दिखने में उम्र 22 या 23 साल, हाइट यही कोई 5 फुट 5 इंच, खूबसूरत चेहरा, डार्क ब्राउन, खूबसूरती से कटे हाइट, लाइट स्टाइलिश बाल, दूध और मलाई जैसे रंग, खूबसूरत घनी पलकें, आंखें जो अभी फिलहाल इस वक्त बंद हुई थी। वो थी गुलाबी होंठ और होठों के ऊपर काला तिल। उस लड़की के चेहरे में जाने कैसी कशिश थी कि रुद्राज जैसा लड़का भी नजर न हटा पाया। खासकर उस तिल को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। हालांकि रुद्राज कोई आम इंसान नहीं था, ना ऐसे लड़की बाज था। वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता था, हाँ मगर इज्जत जरूर करता था। थोड़ी ही देर के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रविंद्र शर्मा आ गए। रुद्राज ने उनको सारी बात बताई। डॉक्टर ने उस लड़की का चेकअप किया। डॉक्टर ने चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर रुद्राज से उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मिस्टर राठौर, ये लड़की माँ बनने वाली है, ये बोलकर थोड़ा रुके और रुद्राज की तरफ देखने लगे। वहीं रुद्राज शॉक्ड की पोजीशन में खड़ा डॉक्टर की तरफ देखता रहा, फिर हैरत से बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखा। पता नहीं जाने क्यों दिल में दुख और अफसोस सा हुआ। टेंशन और कुछ न खाने पीने की वजह से उनकी यह हालत हो गई है। डॉक्टर रविंद्र ने उस लड़की को चेक करके बताया। अब आइए मिलते हैं हमारे इस कहानी के हीरो से। रुद्राज सिंह राठौर, उम्र 30 साल, हाइट यही कोई 6 फुट 4 इंच, पर्सनालिटी बोले तो कमाल धमाल जिमिंग बॉडी, रंग गोरी के साथ साथ गुलाबीपन पर, ब्राउन आंखें, लाल लाल होठ, हल्की सेविंग, कुल मिलाकर बवाल पर्सनालिटी। नेचर में ये बहुत अच्छे, मतलब अच्छों के लिए अच्छे, बुरों के लिए बुरे। रुद्राज सीतामपुर गांव राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ये वहाँ के इकलौते चिराग तो हैं, पर ये अपनी उस सियासत को छोड़ बेगुनाह लोगों को अपनी दलीलों से इंसाफ दिलाते हैं। जी हाँ, ये पेशे से इस मुंबई के जाने माने एडवोकेट हैं। उनके पास दौलत इतनी कि 7 पुश्त बैठकर खाएं। इनकी पूरी फैमिली सियासत की नज़र हो गई है। मतलब दुश्मनों ने राठौर फैमिली का कार एक्सीडेंट कराकर मौत के घाट उतार दिया था। जब से ही रुद्राज अपनी दूर की काकी के साथ मुंबई शहर में राठौर मेंशन में रहता है। क्या बात है रुद्राज, क्या ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने उसको परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, बस अफसोस हुआ कि इतनी सी उम्र में। रुद्राज ने बात अधूरी छोड़कर डॉक्टर रविंद्र से कहा। थैंक यू आपको डॉक्टर रविंद्र, मैंने आपको इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें होश आने पर फौरन कुछ खिलाना पिलाना, मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। जी ठीक है, थैंक्स। ये बोलकर रुद्राज डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर फिर अंदर आया। रुद्राज बेड के पास आकर खड़ा हुआ और फिर उस लड़की को देखने लगा।
जाने क्या बात थी उसके बारे में जानकर उसे शौक सा लगा था। उसका दिल चाहा था कि ये जो कोई भी है इसके सारे दुख दूर करके इसकी झोली खुशियों से भर दे। उसने बेड के साइड से जग उठाकर थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिए और फिर उस पानी को लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़का तो वो थोड़ी सी होश में आने लगी। फिर उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने इतने हैंडसम एंड डेसिंग शख्स की तरफ देखा तो वो फौरन एकदम से घबरा कर उठ बैठी। रुद्राज जो उसके पानी डालने के बाद उससे थोड़ा दूर खड़ा उसके होश आने का वेट कर रहा था। उसके ऐसे अचानक उठकर बैठने से उसके पास चला आता है। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? उस लड़की की आंखों में हल्का सा खौफ उतर आया था जो रुद्राज ने भी महसूस कर लिया था। आप एक मिनट रुके, ये बोलकर रुद्राज वहां से बाहर चला आ जाता है। कुछ देर बाद में जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में दूध से भरा गिलास होता है। ये लें, आप पहले इसे पी लें, फिर हम आराम से बात करेंगे। रुद्राज ने उसकी हालत समझते हुए उसको दूध पीने को दे दिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, मुझे भूख नहीं है। उसने कहने को तो कह दिया था पर सच ये था उसको वास्तव में भूख लगी हुई थी। देखें, जिद ना करें, इसे पी लें, आप खुद को रिलैक्स फील करेंगी। रुद्राज ने उसको समझाया। नहीं, अब मैं सारी जिंदगी रिलैक्स फील नहीं कर सकती। उस लड़की के आंसू आंखों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, मैं तन्हा हो गई इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं रहा, कोई नहीं। काश मैं मर गई होती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, सब लोग मुझे ही बुरा समझते हैं। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्राज उसके ऐसे रोने से बेचैन हो जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस प्यारी सी लड़की को कैसे चुप कराए, कैसे तसल्ली दिलाए। प्लीज, आपके ऐसे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नदी में छलांग लगाने जा रही थी? आप जानती हैं, खुदकुशी करना बुजदिली है। रुद्राज ने उसके सामने वो बात रखी जो उसको काफी देर से परेशान कर रही थी। वो लड़की जो रुद्राज की बात ध्यान से सर झुकाकर सुन रही थी, उसने रोते रोते एकदम से चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया। आपसे किसने कहा मैं खुदकुशी करने लगी थी? उसने हैरान होकर अपने सामने खड़े देवता समान लड़के से कहा। अब चौंकने की बारी रुद्राज की थी। रुद्राज थोड़ा संभला और फिर उससे बोला, वो मैंने देखा था, आप कूदने ही वाली थी, अगर मैं ना पहुंचता तो शायद आप। रुद्राज बोलते बोलते रुक सा गया। रुद्राज की बात सुनकर उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। ये सही है, मैंने खुदकुशी के बारे में सोचा था, मगर मैं इतनी बहादुर कहाँ। दरिया के पानी को देखकर ही डर गई थी, बस मुझे चक्कर से आ गए थे उसे देखकर। उसने अपनी वजह बताई। ओह, रुद्राज ने गहरा सांस लिया। चले, ये दूध पी ले, फिर इत्मीनान से बताएं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रुद्राज ने उसे अपनेपन से कहा। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, शायद मेरी प्रॉब्लम सुनकर आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसने रुद्राज की बात को सुनकर कहा। रुद्राज भी अब उसको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन सब बातों को छोड़ उसको जिद करके दूध पीने को कहा। फिर वो उससे दूध का गिलास लेकर पीने लग गई। रुद्राज, आपका नाम क्या है? रोशनी। उसने अपना नाम बताया। क्या ये असली नाम है? रुद्राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, यही मेरा नाम है, रोशनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके ऐसे देखने से रुद्राज एकदम थम सा जाता है। उन झील सी काली आंखों में हद से ज्यादा मासूमियत थी। रुद्राज को अपनी हार्ट बीट मिस होती महसूस हुई। रुद्राज, तो रोशनी जी, आप कुछ देर सो लें, फिर हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आप घर जाना चाहोगी तो। अभी वो बोल ही रहा था। नहीं, रोशनी एकदम घर के नाम से डर गई। मैं घर नहीं जाना चाहती, प्लीज। रोशनी ने अपनी भरी आंखों से रुद्राज से रिक्वेस्ट करी। मगर आपके घर वाले परेशान होंगे, रुद्राज ने बेचैनी से कहा तो रोशनी इस बात पर फिर से रोने लग जाती है। उसके ऐसे रोने से रुद्राज ने उससे कहा, अच्छा आप सो ले, फिर देखा जाएगा। इतना बोलकर रुद्राज ने उसको जबरदस्ती लिटा दिया, फिर खुद भी वहां से चला गया। पेट में कुछ पहुंचने से उस पर थोड़ी नींद हावी होने लगी थी। रुद्राज के वहां से जाने के बाद वो अब सोने की कोशिश करने लगी। रुद्राज दूसरे कमरे में आकर रोशनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो घर जाना क्यों नहीं चाहती है?
उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ है जो वो अपने घर जाने के नाम से भी घबरा रही है। चेहरे से तो वो मासूम और सच्ची लड़की लगती है। रुद्राज अगर चाहता तो मिनटों में पता लगा सकता था, पर वो चाहता था रोशनी खुद से ही उसको अपनी खुदकुशी करने की वजह बताए। ऐसे ही रोशनी के बारे में रुद्राज को सोचते सोचते शाम हो गई। शाम की चाय पर हेमलता देवी जी भी उठ गई थी। रुद्राज मेंशन में आया तो उसको लाउंज में ही अपनी आंटी बैठी दिखाई दी। उनके सामने सर्वेंट चाय की ट्रे रख दी थी। रुद्राज हेमलता देवी जी के पैर छूकर उनके सामने वाली ही चेयर पर बैठ जाता है। जीते रहो बेटा, आप जल्दी आ गए, क्या बात है? हेमलता देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, आज काम कम था, अदालत जल्दी उठ गई थी। ये छोड़िए, ये बताएं आपके घुटनों का दर्द कैसा है? रुद्राज ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बेटा, वो संतोषी ने मालिश की थी, अब तो कुछ आराम सा है, हेमलता देवी जी ने कहा। सर्वेंट ने चाय का कप रुद्राज के सामने रखा तो वो चाय का घूंट भरकर बोला। आंटी, वो अनेक्सी मेरी एक गेस्ट ठहरी है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, मगर आप उनसे कोई सवाल ना कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बाद में बता दूंगा। रुद्राज ने फिलहाल के लिए उनकी असल बात से दूर रखा था। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हेमलता देवी जी ने उसको इत्मीनान दिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद रुद्राज अपने साथ रोशनी को राठौर मेंशन ले आया, जहाँ पर हेमलता देवी जी बैठी उन्हीं का ही इंतजार कर रही थी। वहीं रोशनी भी वहां आकर सब जगह देख रही थी। महल जैसी कोठी के अंदर जब उसने कदम रखा तो उसको एक अपनायत सी महसूस हुई। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही हर तरफ देखती जा रही थी। तभी रुद्राज ने उसको एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए अंदर चलने को बोला। रोशनी ने उस कमरे में पहुंचकर अपने सामने बेड पर बैठी एक लेडी को देखा, जो देखने से उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता था। उम्र उनकी यही कोई 56 या 57 के आसपास की लग रही थी। क्रीम कलर की शिफॉन साड़ी पहन, बालों का जूड़ा बनाए, रुद्राज की माला गले में पहने वो बिल्कुल एक परफेक्ट भगवान जी की भक्त लग रही थी। वहीं हेमलता देवी जी ने भी अपने सामने रुद्राज के साथ खड़ी लड़की को देखा तो उनकी आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ उतरी। पिंक कलर के हल्के कढ़ाई वाले सूट में खुले बालों के साथ कुछ झिझकती शर्माती वो लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी। आंटी, इनसे मिलिए, ये है रोशनी, और रोशनी ये है मेरी माँ समान आंटी जी। रुद्राज ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। रोशनी ने फौरन ही उनके पास जाकर पैर छू लिए तो हेमलता जी ने उसको अपने पास ही बिठा लिया। बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं, बेटियां तो माँ बाप के लिए माता रानी का दूसरा रूप होती हैं। ये बोलकर वो उसके माथे को चूम लेती हैं। उनकी इतनी ममता भरा स्पर्श पाकर रोशनी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। क्या हुआ बेटी, मेरी कोई बात बुरी लगी? रुद्राज और हेमलता जी उसको रोने से परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, वो बस आपकी मोहब्बत देखकर मुझे किसी की याद आ गई थी, रोशनी ने अपने आंसू साफ करते हुए उनको कहा। तो उन्होंने भी उसको अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बैठकर रुद्राज उसे राठौर मेंशन के एक खूबसूरत से कमरे में ले आया। उसके वहां आने से पहले ही रुद्राज ने इस कमरे को साफ करा दिया था, किसी सर्वेंट से बोलकर। अब रुद्राज ने उसको बेड पर बिठाया और खुद एक चेयर खींचकर उसके सामने आकर बैठ गया और फिर इत्मीनान से बोला, हाँ, अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसने डायरेक्ट उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रोशनी घबरा जाती है। वो उससे डरी डरी से बोली, अगर आपने सब कुछ सुनने के बाद मुझे यहाँ से जाने को कह दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? रोशनी ने खौफ ज़दा होकर उससे कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे, रुद्राज ने उसको यकीन दिलाते हुए कहा। आप ये तो अभी कह रहे हैं जब आपको कुछ पता नहीं है, वो बच्चों की तरह उसे सादगी से बोली। रुद्राज, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। रोशनी, चाहे मेरा कसूर हो या मैं बुरी साबित हूँ तब भी? रुद्राज, हाँ, फिर भी। रुद्राज के कहने पर रोशनी ने उन्हें हैरत से देखा, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। रोशनी, वादा, उसने एक उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रुद्राज ने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया तो रोशनी भी झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्राज ने उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में देखकर नरमी से दबाने के साथ साथ अपनी आंखों से भी उसको अपने होने का यकीन दिलाया। तो वहीं रोशनी को उसके छुअन से अपने अंदर एक नई अनदेखा
मीठा सा एहसास हुआ, जिस बात का गवाह उसके बदलते चेहरे का रंग था, जो रुद्राज को भी पसंद आ रहा था। वो उसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। फिर जब दोनों की नजरें मिली तो वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। फ्लैशबैक। ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार से, जहाँ पर अग्रवाल नाम के एक परिवार रहता था। तो चलिए मिलते हैं हम उन लोगों से। मिस्टर शरद अग्रवाल और जया शरद अग्रवाल को भगवान ने 2 ही बच्चे दिए थे, सानवी और सोनाली। सोनाली 5 फुट 3 इंच की हाइट, दुबली पतली सी, अच्छे नैन नक्श वाली खूबसूरत की मिसाल थी। सानवी 5 फुट 2 इंच की हाइट, अच्छी फीचर, काफी सुडौल बॉडी थी उसकी। उसके बावजूद वो भी खूबसूरत लगती थी। कहने को ये दोनों बहनें थीं, पर उसके उल्टे एक दूसरे की अपोजिट थीं। जहाँ सोनाली सीधी सादी और धीमे सुरों में बोलने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ सानवी उतनी ही अपने मन की करने वाली और जिद्दी थी। कहने को तो वो सोनाली से छोटी थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन को भी भाव नहीं देती थी। उसका बस एक ही काम था, बड़ी बहन पर हुक्म चलाना, उसकी चीज़ों को छीनना और उससे लड़ना झगड़ना उसकी आदतों में शामिल था। शरद जी और जया जी अच्छे स्वभाव की वजह से सोनाली को ज़्यादा चाहते थे, जबकि सानवी की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। यही वजह थी सानवी और ज़्यादा अपने से 1 साल बड़ी बहन की बहन कम, दुश्मन ज़्यादा हो गई थी। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, तभी उन दोनों का कॉलेज टाइम शुरू हुआ। दोनों बहनें कॉलेज में आने जाने लगीं। और यहाँ भी एक अजीब इत्तेफाक था कि दोनों बहनें एक ही लड़के को चाहने लगीं। ये लड़का जया जी की कजिन का बेटा था, जो बरसों बाद लंदन से आकर यहीं हरिद्वार में सेटल हो गया। उनका इकलौता ही बेटा था, दीपक प्रताप चौहान। दीपक 6 फुट 1 इंच हाइट, जिम में कमाई बॉडी, गहरी काली आंखें, खूबसूरत की मिसाल। वो लड़कियों के लिए एक आइडियल था। दीपक को देखकर दोनों बहनें उसे अपना दिल दे बैठी, मगर दीपक तो सोनाली में दिलचस्पी रखता था। वो तो सानवी को लिफ्ट ही नहीं देता था। सानवी को जब पता चला कि सोनाली और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक हर कीमत पर दीपक को सोनाली से छीनने का इरादा कर लिया, जिसके लिए उसने अपना साथी दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद दीपक किसी काम की वजह से हरिद्वार से बाहर गया था। तभी उसके पीछे सोनाली के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। ये सानवी के लिए एक मौका साबित हुआ कि वो सोनाली को दीपक की जिंदगी से दूर कर सके। इसलिए उसने जया जी को मजबूर कर दिया कि वो ये रिश्ता मंजूर कर ले। जया जी कसमकस में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सोनाली का रिश्ता दीपक से हो जाए। यहाँ भी सानवी ने अपनी माँ को धोखा दिया कि वो दीपक से मोहब्बत करती है और दीपक भी उसे चाहता है। इतना सब जानने के बाद जया जी ने शरद जी को सब कुछ बताकर सोनाली से बगैर पूछे रिश्ता मंजूर कर लिया। उनको लगा था कि सोनाली सीधी सादी है, उनकी बात का लाज रखेगी। हुआ भी ऐसे ही। सोनाली ने अपने खून के आंसू पीकर अपने माँ बाबा का मान नहीं तोड़ा। यही नहीं, रिश्ता हो जाने के बाद आनंद फानन में मगनी भी कर दी गई। दीपक वापस आया तो उसका दिल टूट सा गया। सोनाली के रिश्ते के बारे में जानकर उसने अपने घर में खूब बवाल मचाया, अपने माता पिता को भी खूब सुनाया कि वो सब कुछ जानते बूझते चुप कैसे रहे। और फिर एक दिन दीपक को पता चला कि ये सब सानवी ने जानबूझकर किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका तो खून ही खौल उठा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। उसने अपने माता पिता से, जया जी और शरद जी से बात करने को कहा। जब वो नहीं माने तो वो खुद ही उनके सामने अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने भी मजबूरी बताकर रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। दीपक वहां से आकर फिर चुप चुप सा हो गया। और सोनाली की शादी के कुछ महीने बाद जब उसने सानवी से शादी की हामी भरी, तो सबके साथ साथ सानवी भी हैरान रह गई। सानवी को यकीन ना था कि हकीकत जानने के बाद दीपक उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। वो इसे अपनी जीत समझी थी, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके सारे ख्वाब दीपक ने चकनाचूर कर दिए। दीपक ने उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी थी कि वो दुल्हन बनी कैसी लग रही है। तुम जैसी खुददार, जिद्दी और खुदगर्ज औरत से कौन शादी कर सकता है? तुमने मेरी और सोनाली की मोहब्बत को जिस तरह मारा है, मैं भी तुम्हें इसकी सजा दूंगा। जिस तरह हम दोनों तड़पे हैं, अब वही सजा मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत भरे एक शब्द के लिए भी तरसोगी, क्योंकि तुम जिंदगी भर मेरी नफरत की आग में जलती बुझती रहोगी। ये बोलकर वो उसको वहां कमरे में अकेला छोड़कर चला गया।
सानवी तो दीपक के हर एक शब्द को सुनकर जैसे सकते में आ रही थी। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। दीपक ने अपना कहा पूरा किया। उसने सानवी को अपनी मोहब्बत के लिए पल पल उसको तरसाया था। कुछ टाइम आगे सरका। दीपक अपने परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट कर गया था। जब ही उसको एक खबर मिली, एक हॉस्पिटल में बच्ची की पैदाइश के वक्त सोनाली भी मौत के मुंह में जा सोई। उसके जाने के बाद सोनाली के पति ने भी दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी बीवी ने उस नन्ही सी जान उस बच्ची को देखने पर तैयार नहीं हुई, तो दीपक ने उस बच्ची को अपने पास रखने की पेशकश की, जिसको उन लोगों ने खुशी खुशी सौंप दी। दीपक ने आते ही वो बच्ची सानवी की गोद में डाल दी और उससे बोला, तुम्हारे पाप के धोने का इंतजाम भगवान जी ने इस बच्ची की सूरत में कर दिया है। अब इसे अपनी सगी बेटी समझकर पालो। इसकी आंख में कभी आंसू नजर ना आए। अगर तुमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला तो शायद मैं भी तुम्हें माफ कर दूं। ये बोलकर वो वहां से चला गया, ये देखे बिना कि वो पहली वाली सानवी तो कब की मर चुकी थी। अब जो सानवी थी वो बहुत अलग थी। उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर खूब प्यार किया था। आखिर उसकी बहन की इकलौती निशानी थी। सानवी ने वाकई अपना हक अदा किया। वो बच्ची सूरत शक्ल में अपनी माँ पर गई थी, मगर कुदरत का करना देखो, आदतों में अपनी मौसी पर चली गई थी। वैसी ही खुदसर जिद्दी वो 5 साल की थी जब सानवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सानवी ने सोचा शायद अब वो दीपक का दिल जीत लेगी, मगर दीपक की नज़र में जो हैसियत सोनाली के बच्चे की थी वो सानवी के बेटे जय और यंश के लिए कभी ना हो सकी। दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ थी। वो उसे सोनाली समझकर उसकी हर जिद पूरी करता था। सानवी ने जुड़वा बच्चों के 4 साल बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रोशनी रखा। सानवी की सारी मोहब्बत बेटी में समा गई, मगर दीपक अपनी सगी बेटी रोशनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए अब भी संध्या ही सब कुछ थी। वो रोशनी को कभी अपनी गोद में भी नहीं लेते थे, ना प्यार करते थे। उनकी नज़र में उनकी बस एक ही बेटी थी, वो थी संध्या। दीपक ने सानवी से सख्ती से बोल रखा था कि वो कभी अपने बच्चों को ना बताए कि संध्या उनकी सगी बहन नहीं है। एक दिन सानवी ने दीपक से सवाल कर डाला, क्या रोशनी आपकी बेटी नहीं है? दीपक, है, मगर मैं ये सब तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए करता हूँ। तुम्हारी यही सजा है। सानवी, मगर इसमें उस मासूम का क्या कसूर है? दीपक, कसूर तो सोनाली का भी कोई नहीं था, मगर उसे सजा मिली। सानवी, मगर दीपक, ये जुल्म है। कब तक आप अपने माजी में जिंदा रहेंगे? कब तक सोनाली की याद अपने दिल से लगाए रखेंगे? वो आज आखिर बिलख ही उठी थी। उसने आज तक अपने ऊपर जो बीती थी वो बिता ली थी, पर अपने तीनों बेकसूर बच्चों को अपने पिता के बिना प्यार मोहब्बत के देखती तो उसका कलेजा छन्नी हो जाया करता था। दीपक सानवी की बात सुनकर चुप होकर वहां से चले गए थे। सानवी पछताती थी कि उसने अपनी बहन और दीपक के साथ जो खेल खेला था वो अब उसे खून के आंसू रुला रहा था। इधर संध्या का नेचर सानवी पर और रोशनी का नेचर अपनी स्वर्गवासी मौसी पर गया था। सोनाली की तरह धीमे लहजे और सीधे स्वभाव वाली तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। संध्या ने रोशनी के साथ वही सब किया जो कभी सानवी ने सोनाली के साथ किया था। अपने डैड की लाई हर चीज पर संध्या अपना हक समझकर कब्जा जमा लेती थी। दीपक कोई खिलौना या चीज लाते तो पहले संध्या को आवाज देते, उसे प्यार करते। रोशनी खड़ी बस देखती रह जाती। वो ये समझने की कोशिश करती कि उसके डैड उससे और उसके भाइयों से प्यार क्यों नहीं करते। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई और समझदार बनी तो रोशनी समझ गई कि डैड की नज़रों में संध्या की जो हैसियत और दर्जा है वो शायद और किसी की में भी नहीं है। हर चीज पर पहला हक संध्या का ही होता था। वक्त के साथ बच्चे बड़े होते गए। जय, यंश कॉलेज पहुंच गए। रोशनी स्कूल में थी। सब बच्चों को उनके डैड के फर्क का पता था और वो इस कड़वी हकीकत को कबूल भी कर चुके थे। रोशनी काफ़ी ज़्यादा नर्म दिल थी। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी के खालीपन का शिद्दत से एहसास होता और साथ ही उसे अपनी माँ की तन्हाइयों का भी एहसास था। वक्त के साथ साथ रोशनी में थोड़ी चेंजिंग आनी शुरू हुई। अब वो काफ़ी होशियार हो चुकी थी। वो जो चुपचाप सब सह जाती थी, संध्या की हर ज्यादती को बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अब पता नहीं कैसे और क्यों उसके अंदर संध्या के खिलाफ एक ना मालूम सा गुस्सा जड़ पकड़ता जा रहा था। वो संध्या की अकड़ और खुशी देखकर जल जाती थी।
उन्हीं दिनों जय और यंश हाई स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर पढ़ने चले गए। संध्या ने एमए कर लिया था, उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर वो हर रिश्ते में कोई कमी निकाल देती और दीपक अपनी लाडली बेटी की बात सुनकर हंसकर टाल जाते। दीपक, मेरी बेटी को जो रिश्ता पसंद आएगा उसकी शादी वहीं होगी। उनकी इस सह से संध्या और घमंड में आ जाया करती थी। वहीं सानवी परेशान रहती थी। संध्या की उम्र निकली जा रही थी। उन्हें डर था उम्र बढ़ने पर उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ पाएंगे। फिर 22 साल की संध्या को मोहित पसंद आ गया। एक कंप्यूटर सेंटर में संध्या की मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित बहुत हैंडसम था। उम्र भी 30 साल के करीब थी। माता पिता भी थे नहीं। एक बड़ी बहन थी, वो भी बाहर मुल्क में रहती थी। मोहित को भी संध्या पसंद आ गई। इस तरह संध्या की शादी उससे हो गई। फिर वो दोनों अमेरिका घूमने चले गए, जहां मोहित की बहन रहती थी। 15-20 दिन घूम घाम कर आखिर वो दोनों वापस इंडिया आ गए। वापस आने पर संध्या बहुत खुश दिखाई देती थी। उस दिन रोशनी अपना चाय का मग लेकर लाउंज में आई। संध्या और मोहित वहां पर बैठे बड़ी सी एलसीडी पर कोई मूवी देख रहे थे। रोशनी वहीं पर एक सोफे पर जाकर बैठ गई। अकेले अकेले चाय पी रही हैं साली जी, हमें भी पूछ लेती, मोहित ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वहीं रोशनी ने देखा, संध्या के चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। रोशनी को पता नहीं जाने क्या सूझा, मुस्कुराकर बोली, अरे जीजा जी, आप जरा हम पर अपनी नज़र तो डाला करें, फरमाइश तो करें, फिर देखें आपकी साली आपकी फरमाइश पूरी करती है या नहीं। उसने आज अपनी बड़ी बहन को सताने के लिए, ये जाने बिना कि उसकी इस एक बचकानी हरकत से उसके साथ पता नहीं क्या हो सकता था। वहीं मोहित हैरान रह गया। उसे रोशनी की तरफ से इतने अच्छे सलूक की उम्मीद ना थी। वो भी मुस्कुरा दिया। संध्या का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। रोशनी को तो उसे देख अजीब सी बहुत खुशी हुई थी। मोहित, तो हमारी फरमाइश है, हमारी साली हमें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाए। रोशनी उसकी बात सुनकर फौरन ही वहां से उठकर चली जाती है। जाते जाते एक नज़र उसने संध्या के लाल चेहरे को देखा। वो बाहर निकली तो उसे संध्या की आवाज़ सुनाई दी, जो मोहित से बोल रही थी। संध्या, मोहित, आपको रोशनी से इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी? मोहित, अरे भाई साली है, मजाक करने का पूरा हक है हमें। संध्या, बस बस, मैं खूब समझती हूँ आपको, उसने नाराजगी से कहा। मोहित उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया। हमारी धर्म पत्नी जी को क्या डर है? संध्या, मैं क्यों डरती? क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? उसने अकड़ कर कहा। रोशनी चाय बनाकर लाई तो संध्या ने उसके हाथ से कप ले लिया। रोशनी को पता नहीं क्यों संध्या को जलाकर एक अजीब सी खुशी हुई थी। संध्या, रोशनी जाओ पढ़ो जाकर। रोशनी, अरे दी, जरा जीजा जी से थोड़ी सी बातें तो करने दे, ये अमेरिका घूम कर आए हैं, इनसे वहाँ के किस्से। अभी वो इतना ही बोली थी जब संध्या चिल्ला पड़ी। संध्या, मैं कह रही हूँ तुम जाओ अपने कमरे में। उसके ऐसे चिल्लाने से मोहित भी उसको देखने लगा था। आखिर रोशनी उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद संध्या तनतनाती हुई उसके कमरे में आ गई। संध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती गैर मर्दों से फ्री होते हुए? रोशनी, गैर मर्द? कौन गैर मर्द? संध्या, मोहित, मोहित की बात कर रही हूँ मैं। ओ मोहित भाई, अरे वो तो मेरे जीजा जी हैं, और मैं उनसे फ्री कब हो रही हूँ? मैं तो उनके साथ मजाक कर रही थी। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। उसकी बात सुनकर संध्या के तो जैसे आग ही लग गई। देखो, मैं बता देती हूँ, मोहित से दूर रहो, वरना। संध्या ने उसको वार्निंग दी। रोशनी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मोहित भाई दिल फेंक है। क्या आपको एतबार नहीं उन पर? उसने तंज किया। संध्या, ज्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद रोशनी मुस्कुराती रही। अगली सुबह नाश्ते पर उसने मोहित को भी बैठा पाया। संध्या का मुंह फुला हुआ था। अरे जीजा जी, आप यही हैं? मैं तो समझी थी आप रात को चले गए होंगे। रोशनी मुस्कुराकर मोहित के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। संध्या ने उसको घूर कर भी देखा, पर रोशनी ने उसको नजरअंदाज कर दिया। मोहित, जाने का प्रोग्राम तो था, मगर सोचा जरा अपनी साली जी के हाथों के बने पराठे खाकर जाएं। सुना है इन हाथों में जादू है। मोहित के लहजे में जाने क्या था कि रोशनी ठिठक सी गई। उसे कुछ अच्छा न लगा। उसने संध्या की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आपकी फरमाइश सराखों पर जीजा जी, मैं जरूर पराठे बना देती। कल छुरी लग जाने की वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है, इसलिए। इससे पहले कि वो बात पूरी करती, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा देखूं कहाँ लगी छुरी हमारी साली जी को। रोशनी का रंग एकदम से उड़ गया। वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई।
मोहित, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना। रोशनी को किचन से संध्या की आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल धड़क उठा। उसे कुछ खुशी सी हुई। संध्या को चलाना उसे अच्छा लग रहा था। बचपन की हुई ज्यादतियां उसे मजबूर कर रही थी कि वो ये सब करके अपनी उन ना हुई गलतियों की सजा अब संध्या को यूं सता करके कर रही थी। फिर रोशनी ने ये रूटीन बना लिया। मोहित जब भी आता तो वो उसके आसपास ही घूमती रहती। संध्या के चेहरे के उड़ते तो रंग देखकर उसे सुकून सा मिलता। इस धुन में वो मोहित की आंखों में बसी हवस को ना पहचान पाई, वरना ऐसा करने से पहले वो हजारों बार सोचती। कुछ दिन बाद दीपक ने अपने दामाद मोहित को घर पर इनवाइट कर दिया था और रोशनी किचन में बिजी थी। वो खाना बना रही थी कि अचानक वहां मोहित आ गया। उसे वहां किचन में देखकर रोशनी घबरा गई। शायद उसकी गलत छुअन ने उसे एहसास करा दिया था। रोशनी, आप यहाँ क्यों आ गए? जाए अंदर बैठे, उसने अपनी घबराहट को छुपाकर कहा। मोहित, हमारी साली जी यहाँ है तो हम भी आ गए यहाँ, ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी ने चौंक कर उसे देखा। क्या कर रहे हैं आप? मोहित, अरे भाई, साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। वो और उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो पीछे को खिसक गई। देखें मोहित भाई, प्लीज। अरे यार, ये भाई कहना छोड़ो, बस मोहित कहो, उसने अपने कमीनेपन से कहा। आप यहाँ से चले जाएं। अब रोशनी को गुस्सा आ गया था। नाराज क्यों होती हो? मोहित ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे रोशनी ने फौरन ही उससे छुड़ा लिया था। बड़ी जालिम हो यार, कभी हौसला देती हो, कभी मेरे पास आ जाने से भागती हो। मोहित ने उससे जैसे शिकायत करी। रोशनी, मोहित भाई जाए यहाँ से, मैं डैड से आपकी शिकायत करूंगी। उसने उसको दीपक का हवाला देकर उसको धमकाया। क्या कहोगी? मोहित कमीनी हंसी हंसा और फिर बोला, तुम्हारी बात का एतबार कौन करेगा? उसकी ये बात सुनकर रोशनी हक्का बक्का सी रह गई। संध्या के पुकारने पर मोहित तो चला गया, लेकिन रोशनी सोचती रह गई। ये क्या कर डाला उसने? अनजाने में किस आग में हाथ डाल दिया? ये ना सोचा इस आग से उसका पल्लू भी जल सकता है। मैंने जो संध्या को जलाने के लिए ये खेल खेला तो मोहित उसे कुछ और समझ बैठा। ये क्या हो गया मुझसे? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अब कभी भी मोहित के सामने भी नहीं आऊंगी। ये सोचकर उसने जैसे तैसे करके खाने की तैयारी पूरी करी थी। सारे दिन वो बेचैन रही। पछतावे की आग में उसको अपने आप सुलगता हुआ महसूस दिया। उसे मोहित की असलियत का पता चल गया था। रात को वो अपने कमरे में आकर खूब रोई। तभी आंधी तूफान की तरह संध्या उसके कमरे में अंदर आई। संध्या, अपने प्लान में नाकामयाब रही इसलिए रो रही हो? उसने आग उगलती नजरों से रोशनी को घूरा। वहीं उसके कहने पर अपनी भीगी सी नजरों से रोशनी ने उसकी तरफ देखा। संध्या, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पति पर डोरे डालना बंद कर दो। वो ऐसे नहीं है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आई मेरी बात। मोहित बहुत नाराज हैं और कह रहे हैं अपनी बहन को रोको। आज भी तुमने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम सुधर जाओ, वरना मैं डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसने अपनी छोटी बहन का सच जाने बगैर उस पर अपना जहर उगला। मगर संध्या दी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रोशनी शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी, मगर इतना शर्मनाक इल्जाम को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। संध्या दी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही। बको मत, समझी तुम? मैंने खुद तुम्हें उनके हौसले अफजाई करते देखा है। किसी मर्द को मुस्कुरा मुस्कुरा कर दावत दी जाए तो उसका हौसला तो बढ़ता ही है। संध्या उसको बकबका कर वहां से चली गई थी। रोशनी बेजान सी गुमसुम बैठी रह गई। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों से आंसुओं का सैलाब सा जारी हो गया था। सानवी जब उसके कमरे में अंदर आई तो उसे ऐसे देखकर घबरा गई। जब उन्होंने उसको झिझोड़ कर उसके गुमसुम होने की वजह पूछी तो रोशनी एकदम से रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मा, मेरा क्या कसूर है? संध्या दी मुझ पर इतना शर्मनाक इल्जाम लगा गई हैं। मैं तो जीजा जी को अपना भाई समझती हूँ। मुझे ही सब गलत क्यों समझते हैं? डैड भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो मुझे संध्या दी जैसा प्यार क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसा? क्यों है मम्मा? ऐसा क्यों है? आज रोशनी ने अपनी माँ से वो सवाल कर लिया था जो बचपन से उसको परेशान करता आया था। वहीं सानवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो रोशनी को अपने सीने से लगाकर खुद भी खून के आंसू बहाती रही। रोशनी ने रोते रोते ही उनको सब कुछ बता दिया था, जो भी उसने किया या जो भी आज उसके साथ हुआ। ये सब जानकर वो भी डर गई थी। वो जानती थी दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ है। वो कभी भी उन दोनों माँ बेटियों का विश्वास नहीं करेंगे।
ऐसे फिर ही पता नहीं कितने दिन ही बीत गए। संध्या मोहित ने यहाँ पर आना कम कर दिया था। वो लोग आते भी तो रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। उन दिनों उसकी कॉलेज की छुट्टियां थी। दीपक और सानवी किसी कजिन की डेथ पर गए थे। रोशनी घर पर ही थी। सानवी ने संध्या से फोन करके कहा था कि वो यहाँ आ जाए ताकि रोशनी रात को अकेली न रहे, मगर वो इस बात से अनजान थी। आज उस घर में एक कयामत गुजरने वाली थी जो शायद किसी के लिए मरने के बराबर थी। रोशनी ने अपने माता पिता के जाने के बाद घर का गेट लॉक कर दिया था और आकर नाश्ता करने लगी। अभी वो नाश्ते से फ्री ही हुई थी कि घर की डोरबेल बजी। ये टाइम काम करने वाली मासी का था। उसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया, मगर उसने देखा मासी की जगह मोहित खड़ा हुआ था। आप क्या आप ऑफिस नहीं गए? रोशनी ने गेट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। कुछ वो अंदर से डर भी गई थी। हाँ, ऑफिस ही जा रहा था, मगर पिछली बार यहाँ आया था तो एक जरूरी फाइल यहाँ भूल गया था, उसे ही लेने आया हूँ। मोहित ने अपने आने की वजह बताई। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। रोशनी ने उसको अंदर ना बुलाकर खुद उसकी फाइल ढूंढने को कहा, लेकिन मोहित जोर देकर अंदर आ गया। तुमको नहीं मिलेगी, मैं जाकर खुद देख लेता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला गया। रोशनी वहीं गेट के पास खड़ी रही। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। काफी देर हो गई तो वो लाउंज तक आई। मोहित भाई कहाँ है? फाइल मिली आपको या नहीं? उसने वहीं से खड़ी खड़ी आवाज लगाकर पूछा, पर वहां से कोई आवाज ना आई। रोशनी लाउंज में ही खड़ी रही। फिर एकदम कुछ गिरने की आवाज आई। साथ ही उसके बाद मोहित की चीखने की आवाज आई। रोशनी फौरन दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, जहां मोहित फर्श पर गिरा चीख रहा था। तो रोशनी को उससे हमदर्दी हुई, इसलिए उसके पास जाकर नीचे बैठकर पूछने लगी, रोशनी क्या हुआ मोहित भाई? तभी मोहित ने उसे दबोच लिया, उसे घसीट कर बेड पर पटका, फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी को उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। फिर एक कयामत भी जो रोशनी पर गुजर गई, वो अपनों के हाथों ही लुट गई थी। मोहित तो अपनी हवस मिटाकर चला गया था, मगर वो काफी देर तक मुर्दों की तरह पड़ी रही। कुछ ही देर बाद संध्या वहां पर आई। वो एक जख्मी नागिन की तरह नजर आ रही थी। वो रोशनी को थप्पड़ घूंसे मारती रही, मगर रोशनी बेहोश पड़ी रही। संध्या पता नहीं जाने उसे क्या क्या कहती रही, पर रोशनी तो खुद जिंदगी से खुद को दूर होता महसूस कर रही थी। जब संध्या ने रोशनी पर अपनी खूब सारी भड़ास निकाल ली, तब जाकर वो वहां से चलती बनी। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा किया। हालांकि ये किसी भी लड़की के लिए कितना तकलीफ भरा पल होता होगा, पर उसने खुद को संभालना ही था, जो उसने संभाला भी। मगर रोशनी पहली वाली रोशनी नहीं रही। वो एकदम चुप चुप हो गई। वो किससे क्या कहती? दिन गुजरते रहे। एक दिन उसे पता चला उसके पेट में पाप का फल पल रहा है, तो वो अपने आप से घिन करने लगी। उसको अपने आप से नफरत सी होने लगी। वहीं सानवी और दीपक भी हैरान थे कि उसे क्या होता जा रहा है। रोशनी एकदम पीली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद अचानक से रोशनी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। सानवी ने उसको संभाला। जब वो नहीं संभालने में आई तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस वजह से वो कुछ होश में आई। पर होश में भी आकर रोते रोते उसने सानवी को अपने साथ जो भी बीता वो सब उसको कह सुनाए। इतना सब सुनकर सानवी की रूह तक कांप उठी। अपनी बेटी की हालत देखकर वो तड़प उठी थी। फिर किसी का राज राज ना रहा। सानवी ने भी अपने उम्र भर के दुख को उसको बता दिए। रोशनी जो अपनी बर्बादी को सोच रही थी, अब अपनी माँ का दुख सुनकर वो अपना दुख भूल गई। उसे बस अपनी माँ का दुख याद रह गया। सानवी जी के जाने के बाद उसने सोचा, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी क्या हैसियत है? अब उसे अपने डैड से भी मोहब्बत नहीं रही थी। उसे दीपक से भी नफरत हो गई थी। साथ ही संध्या से भी नफरत हो गई थी। मोहित की तो जैसे वो खून की प्यासी हो चुकी थी। एक दिन दीपक ने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो वो फट पड़ी उनके ऊपर। इतने सालों का दबा गुब्बार सब बाहर आ गया। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी मोहब्बत की, समझे आप? मैं आपकी लगती ही कौन हूँ जो आप एक झूठी हमदर्दी हासिल करते फिर रहे हैं? आपने मेरी माँ को आज से 25 साल पहले सजा देने का यही फैसला किया था, तो मेहरबानी करके उसी पर टिकी रहें और जाइए अपनी लाडली बेटी के लाड उठाइए। कोई नहीं लगते हैं आप मेरे, सुना आपने? कोई नहीं। ये बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वहीं दीपक उसकी बातें सुनकर बेचैन हो उठा। वो जताते नहीं थे, पर वो उन तीनों से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी संध्या से करते थे।
दीपक ने घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया था। रोशनी बुरी तरह घबरा गई। चेकअप में सारी बात खुलकर सामने आ जाती। वो क्या कहती, कौन उस पर यकीन करता। रोशनी घबराकर चुपचाप घर के बाहर गार्डन में आ गई। जब उसने देखा कोई नहीं है तो गेट खोलकर बाहर निकल गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। आखिर वो चलते चलते नदी किनारे पुल साइड पर आ गई। वो रेलिंग से लगी पानी की लहरों को देखती रही। उसका दिल चाहा वो खुद को इन उठती बैठती लहरों में छुपा ले। वो घर जा नहीं सकती थी। डैड सब जानकर उसके बारे में क्या सोचेंगे, सब उससे नफरत ही करेंगे। ये सब सोचते सोचते उसे चक्कर से आने लगे। वो एकदम लहरा कर गिर पड़ी। फिर उसे खुद को होश ना रहा। प्रेजेंट टाइम। रोशनी के आंसू बराबर जारी थे। उसने अपनी कहानी सुनाकर रुद्राज की तरफ देखा, जो किसी गहरी सोच में डूब गया था। फिर वो रोशनी की तरफ देखकर बोला, रोशनी प्लीज रो मत, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, बस तुम गलत फहमी में मारी गई। रुद्राज ने उसके आंसू अपने हाथ से पोंछे और प्यार से उसको समझाया, मगर मैं मोहित भाई की अपने मतलब की हौसला ना बढ़ाती तो ये सब ना हुआ होता मेरे साथ। मैंने संध्या से बदला लेने के लिए खुद को जलती हुई आग में झोंक दिया। ये बोलकर उसने अपनी गलती मानी थी। नहीं रोशनी, उस शैतान ने तुम्हारे एतमाद का नाजायज फायदा उठाया है। बस अब तुम रोना बंद करो। रुद्राज ने उसकी बात काट कर उससे प्यार से कहा, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगे? वो डरते डरते बोली थी, तुम्हें क्या लगता है? रुद्राज ये बोलकर मुस्कुराया। तो वहीं रोशनी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और रुद्राज से बोली, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है। रोशनी ने उसकी तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या है तो शायद तुम बेहोश हो जाओगे। रुद्राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रोशनी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो क्या आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे? रोशनी ने उससे पूछा। नहीं। तो क्या आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे? रोशनी ने डरते डरते रुद्राज से पूछा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो मुस्कुराया। फिर एकदम वो रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके कंधे थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रुद्राज, रोशनी मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर रोशनी चकरा गई। वो लहराने लगी थी कि रुद्राज ने उसको वक्त पर थाम लिया। आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? रोशनी ने उसके साथ खड़े खड़े ही उसको आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं रोशनी, रुद्राज ने बड़े प्यार से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसकी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। रोशनी ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्राज, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके काबिल कहाँ हूँ? गंदी हो चुकी हूँ मैं, बहुत गंदी। रोशनी एक बार फिर से रोने लग गई थी। रुद्राज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिस वजह से रोशनी एकदम सिहर सी उठी थी। साथ ही उसकी आंखों में अपने लिए इजाजत देख पा रही थी। उन आंखों में कोई हवस, कोई लालच नहीं था तो बस प्यार, इज्जत, यकीन अपने होने का। रुद्राज, ये तो तुम मेरे दिल से पूछो, तुम किस काबिल हो? और रही बात गंदी नहीं हूँ, गंदा तो वो इंसान है जिसने ये पाप किया है। फिर एक बात और भी है, अगर शादी नहीं करोगी तो तुम यहाँ नहीं रह सकोगी। तुमको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? रोशनी रूठते हुए बोली। नहीं, ये मेरे दिल का फैसला है। अब तुम आराम करो, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। चलो जाकर बेड पर लेट जाओ। रुद्राज ने उसको जबरदस्ती बेड पर लेटाया, अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और फिर उसके सर पर हाथ फेर कर वहां से चला गया। रुद्राज अपना काम निपटाकर 2 से 3 घंटे बाद आया और आते ही उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि रोशनी अपने दोनों पैर जोड़कर उसमें अपना सर दिए रो रही थी। मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था, ये क्या है? तुम फिर से रोने बैठी हो? रुद्राज ने उसको डांटते हुए कहा। रोशनी, सोई तो थी, अभी उठी हूँ। रुद्राज, तो अब रो क्यों रही हो? उसके इस सवाल से रोशनी ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वहीं रुद्राज ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसको लगा जैसे वो किसी कसमकस का शिकार हो। कहो क्या बात है, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। रुद्राज ने अपनी पलकें झपकाकर उसको यकीन दिलाया। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी उलझन नहीं समझ सकते। मैं कैसे बताऊं? पिछले 2 माह से मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकी, यहाँ तक कि मम्मा को भी नहीं। क्या आप मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते? रोशनी को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे उससे बोले, पर अब रुद्राज जो उसको ही देख रहा था, अब वो उसकी बात समझ चुका था।
रुद्राज उसके पास आकर बैठ गया। देखो रोशनी, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इन हालातों का बहादुरी से मुकाबला करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी खत्म नहीं होती, वो तो चलती रहती है। बस आप चुप, इन आंखों से मैं आंसू ना देखूं। उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके सर को सहला दिया। रोशनी उसकी तरफ देखती रह गई। वो इंसान था या फरिश्ता, उसका दिल जोरों से धड़का था। क्या आप सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो धीरे से उस देवता समान शख्स से बोली। क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।